हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। हमारे आज का टॉपिक है एनसीईआरटी कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.1। हमने हमारी पिछली जो वीडियो है उसमें देखा कि जो वक्र क्या होते हैं, वक्र कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने बहुभुजों के बारे में पढ़ा, बहुभुज क्या होते हैं और बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो उसी वीडियो के आधार पर हम क्या है, जो ये प्रश्नावली है 3.1, इसका हल करेंगे। वीडियो आगे शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, जो 8 आकृति दी गई हैं। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो इनका क्या है, कैटेगराइजेशन करना है, इनको वर्गीकरण करना है। तो हमारे पास जो पहला है वो साधारण वक्र। तो हमने पिछली वीडियो में साधारण वक्र के बारे में पढ़ा था। साधारण वक्र वो वक्र होता है जो अपने आप को न काटे। तो जो अपने आप को न काटे वो साधारण वक्र होता है। इसलिए हमारी जो आकृतियां हैं, आकृति 1 देख सकते हैं, ये अपने आप को नहीं काट रही है कहीं पे। ये क्या है, इसके छोर आपस में जिस मिले हुए हैं, इसलिए जो हमारा पहली जो आकृति है वो क्या है, साधारण वक्र होगा। दूसरी भी साधारण वक्र होगा। तीसरी जो आकृति है वो साधारण वक्र नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक वृत्त जो होता है वो साधारण वक्र होता है, लेकिन इसमें वृत्त के अंदर एक और वृत्त बना हुआ है, इसलिए क्या है, ये साधारण आकृति नहीं है, साधारण वक्र नहीं है। चौथा भी हमारा साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि क्या है, ये अपने आप को कई जगह पे काट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, अपने आप को प्रतिच्छेद कर रहा है अलग अलग जगह पे, अलग अलग बिंदुओं पे। तो ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं होगा। जो आकृति 5 है वो साधारण वक्र है, 6 भी साधारण वक्र है और 7 भी साधारण वक्र है, लेकिन 8 आकृति साधारण वक्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर ये क्या है, एक वक्र बना हुआ है, नीचे एक वक्र बना हुआ है और एक रेखाखंड से क्या है, कटा हुआ है, इसलिए ये साधारण वक्र नहीं है। तो हमारा जो पहला सवाल है साधारण वक्र, उसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, उसके बाद 5, 6, 7। तो इसका जो उत्तर होगा 1, 2, 5, 6 और 7। अगला सवाल देखते हैं। पहले का जो बी है वो है साधारण बंद वक्र। तो जो बंद वक्र किसको कहते हैं, साधारण भी होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए। तो बंद वो होता है जिसके छोर आपस में मिले हुए हों। तो यहाँ पे हम देखेंगे आकृति 1 में भी इसके छोर मिले हुए हैं, इसलिए एक बंद वक्र है। और पहले से हमने, हमारा जो पहला सवाल था ए, वो साधारण था, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये साधारण आकृति है और बंद भी है, तो ये भी साधारण बंद वक्र हो जाएगा। ये साधारण नहीं है तो ये बंद वक्र भी नहीं, साधारण बंद वक्र भी नहीं होगा। ये भी साधारण आकृति नहीं थी तो ये साधारण बंद आकृति भी नहीं होगी। इसी प्रकार जो पांचवा है वो साधारण था और बंद भी है, तो ये साधारण बंद वक्र हो जाएगा। जो आकृति 6 है वो साधारण भी है और बंद भी है, तो ये साधारण बंद वक्र हो जाएगा। आकृति 7 है वो साधारण भी है और बंद वक्र भी है, तो वो भी इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन जो आकृति 8 है, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर जो है एक वृत्त के आकार का गोल बना हुआ है, नीचे भी गोल बना हुआ है, लेकिन ये एक रेखाखंड से क्या है, प्रतिच्छेदित है, ये कटा हुआ है, इसलिए ये साधारण वक्र भी नहीं है और साधारण बंद वक्र भी नहीं है। तो हमारा जो दूसरे का जो उत्तर होगा वो होगा 1, 2, 3, सॉरी 5, 6 और 7। तो जो हमारा पहले का जो उत्तर था सेम वही जो है वो दूसरे का उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, बहुभुज। तो बहुभुज क्या होते हैं, बहुभुज वो आकृतियां होती हैं जो कि रेखाखंडों से बनी हुई होती है। रेखाखंड मतलब जो सीधी रेखा हो, ये कोई भी एक रेखा है, उसका जो बीच का कोई भी दो पॉइंट है, उनका जो सबसे कम से कम दूरी है वो क्या होती है, रेखाखंड होता है। मतलब रेखाखंड एक रेखा का क्या है, छोटा रूप होता है जिसको हम माप सकते हैं, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसलिए जो ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए ए एक क्या है, बिंदु है और बी एक बिंदु है, तो ए बी क्या है, एक रेखाखंड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो बहुभुज है वो कौन सा होगा, बहुभुज का जो हमारा परिभाषा थी उसमें क्या है, वो सरल होना चाहिए, बंद होना चाहिए और उसमें रेखाखंड होनी चाहिए। तो बहुभुज की 3 कंडीशन है, सरल भी हो और बंद भी हो और क्या है, रेखाखंडों से बना हुआ होना चाहिए, रेखाखंड होने चाहिए उसमें। तो सरल बंद वक्र होना चाहिए, सरल बंद वक्र होना चाहिए और क्या है, रेखाखंड होना चाहिए। तो हम देखेंगे जो आकृति 1 है वो क्या है, सरल भी है, बंद भी है और रेखाखंडों से भी बना हुआ है। आकृति 2 है वो भी सरल भी है, बंद भी है और रेखाखंडों से बना हुआ है। आकृति 3 सरल भी नहीं है, बंद तो है लेकिन रेखाखंड नहीं है इसमें।
इसमें क्या है, सरल नहीं है, तो ये क्या है, रेखाखंड, रेखाखंड तो है लेकिन क्या है, सरल नहीं है, तो ये सरल बंद रेखाखंड नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो होगा आकृति 1 और आकृति 2। तो हमारा जो पहला सी है उसका उत्तर होगा 1 और 2। अगला देखते हैं, एक उत्तल चतुर्भुज। तो हम देख सकते हैं, सॉरी, ये है उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज हमारे पास, हमने देखा कि हमारी जो बहुभुज हैं सिर्फ ये दो ही आकृतियां क्या हैं, बहुभुज हैं, इसके अलावा कोई भी बहुभुज नहीं है। तो इन दोनों में से क्या है, हमें देखना है कि उत्तल कौन सा है। तो यहाँ हम देखेंगे ये क्या है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसलिए क्या है, ये अवतल है, उत्तल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये बाहर की तरफ है, इसके जो शीर्ष हैं वो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, इसलिए क्या है, हमारी जो आकृति 2 है वो क्या हो जाएगी, उत्तल बहुभुज। जो अगला है ई वाला अवतल बहुभुज, तो हमें अवतल बहुभुज देखना है, तो हमारा अवतल बहुभुज हो जाएगा आकृति 1। आकृति 1 क्या है, अंदर की तरफ धसी हुई है, ये क्या है, बाहर की तरफ है, तो ये तो गलत हो जाएगा और ये क्या है, सही हो जाएगा। तो आकृति 1 जो है इसका उत्तर होगा और इसका होगा आकृति 2। तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकीर्ण हैं, कितने विकर्ण हैं। तो हम विकर्ण क्या होते हैं, हमें पता है कि ऐसा रेखाखंड जो कि किसी बहुभुज के शीर्षों को मिलाएं, लेकिन शीर्षों को मिलाते समय हमें यह ध्यान देना है कि जो जिस शीर्ष को मिला रहे हैं उसके जो आसन शीर्ष हैं, जो पड़ोसी शीर्ष हैं, उनको छोड़ के बाकी शीर्षों को हम मिलाएंगे तो वो क्या है, उसके विकर्ण होंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक उत्तल चतुर्भुज, यहाँ पे हम कोई भी एक चतुर्भुज ले लेते हैं, ये क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। मान लीजिए इसके शीर्ष हैं ए बी सी और डी, तो यहाँ पे 4 शीर्ष हैं। तो ए जो शीर्ष है उसके आसन शीर्ष कौन से होंगे, जो इसके पड़ोसी जो शीर्ष हैं वो होंगे बी और डी। तो बी और डी को छोड़ के हम बाकी शीर्षों को मिला देंगे, तो बाकी सिर्फ एक ही बचा, सी। इसी प्रकार हम बी के जो जो शीर्ष बी है उसके आसन शीर्ष कौन से हैं, ए और सी। ए और सी को छोड़ के हम बाकी शीर्ष कौन सा बच गया, डी, तो डी को मिला देंगे। तो इसके अलावा और कोई शीर्ष नहीं बचे जिसको हम मिला सकते हैं। तो इसमें कितने विकर्ण हो गए, इसमें विकर्ण हो गए 2। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 2। और अब अगला है एक समषड्भुज। तो षड्भुज क्या होता है, हम एक षड्भुज बना देते हैं जिसकी सम मतलब समान और षड मतलब 6, जिसकी 6 भुजाएं हो और वो भी क्या हो, समान हो। ये एक समषड्भुज है, ए बी सी डी ई और एफ, इसके 6 शीर्ष हैं। अब क्या है, हम इसके सभी शीर्षों को, आसन शीर्षों को छोड़ के बाकी शीर्षों को मिला देंगे, तो यहाँ पे ए और ई मिल जाएगा, ए और डी मिल जाएगा, ए और सी मिल जाएगा, एफ और बी को छोड़ देंगे क्योंकि ये आसन शीर्ष हैं। इसी प्रकार शीर्ष बी से एफ ई और डी मिला देंगे। तो हमने देखा जो शीर्ष ए से कितने बने, 1 2 3, तो 3 तो बन गए शीर्ष ए से विकर्ण। उसके बाद बी से बने 1 2 और 3, तो जो बी से हैं उससे भी 3 बने। जो सी शीर्ष है उससे सिर्फ 1 बनेगा, ये वाला, क्योंकि ए से ये पहले से ही मिला हुआ है और एक एफ से मिल रहा है, तो एक एफ वाला और बना देंगे। तो यहाँ पे हम बन गए 2। अब उसके बाद हम शीर्ष डी पे आते हैं। तो डी पे देखेंगे कि सिर्फ एक ए छूटा हुआ है ई से, सॉरी डी से, तो एक ही ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे कोई शीर्ष नहीं बचता जिसको हम आपस में मिला सकें। तो यहाँ पे बन गए 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 9। इसका उत्तर होगा 2, इसका होगा 9। अभी हमारा जो अगला है एक त्रिभुज। तो हम देखते हैं त्रिभुज में क्या है कि 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी। अब ए बी सी में क्या है कि हम कोई भी एक शीर्ष लेंगे ए और उसके आसन शीर्ष, तो ए के जो आसन शीर्ष हैं सी और बी, तो इन दोनों को छोड़ के जो चौथा कोई क्या है, तीसरा कोई ऐसा बिंदु नहीं है, कोई शीर्ष नहीं है जिसको हम मिला सकें। इसी प्रकार बी शीर्ष लेंगे तो बी के जो आसन शीर्ष हैं ए और सी, इनको छोड़ के कोई तीसरा अन्य शीर्ष नहीं है जिसको हम मिला सके। इसी प्रकार सी भी ऐसा ही है कि हम आसन शीर्ष होंगे इसके ए और बी, तो ए और बी को छोड़ के हम यहाँ पे हमारे पास अन्य कोई बिंदु या शीर्ष नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी विकर्ण नहीं बनता, इसलिए इसके विकर्ण होंगे 0। तो त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं बनता, चतुर्भुज में 2 बनते हैं और षड्भुज में कितने बन गए, 9। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक उत्तल चतुर्भुज बना लेंगे, ए बी सी और डी। ये एक उत्तल चतुर्भुज बन गया है। अब हम क्या है, इसके कोणों का मापों का योगफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोण है ए
बी, सी और डी, ये 4 कोण हो गए। तो इसको, इसके अंदर के कोणों का योग निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले हमें इसको त्रिभुज में विभाजित करना होगा। तो हम किसी भी एक शीर्ष से इसके विकर्ण बना देंगे। मान लीजिए ये हमने एक विकर्ण बना दिया, तो आप देख सकते हैं इसको, अब 2 त्रिभुज बन गई, 1 और 2। ये जो हमने लिखा है, एक ये त्रिभुज बनी है, एक ये। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, इसके कोणों को जोड़ देंगे। तो त्रिभुज ए, बी और डी, ए, बी, डी, ये जो त्रिभुज है इसके जो कोणों का योग होगा कितना होगा, 180 डिग्री। और इसी प्रकार जो त्रिभुज बी, सी, डी, बी, सी, डी, इसके जो कोणों का योग कितना होगा, 180। और जब हम इस दोनों त्रिभुजों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हम इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में हमने जोड़ दिया, तो हमारा जो उत्तर है वो कितना होगा, 360, क्योंकि 180 दूनी 360, 180 जमा 180 होगा 360। तो यहाँ पे हमारे उत्तल चतुर्भुज के कोणों को मापों का योगफल क्या हो गया, 360 हो गया है। अब अगला बोलता है कि यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। हम ऐसा कोई चतुर्भुज बनाएं जो उत्तल न हो, तो क्या ये संभव है, हम देखते। तो देखिए हमारे पास एक अवतल चतुर्भुज है, ये हमारे पास एक अवतल चतुर्भुज है जिसके शीर्ष हैं ए, बी, सी और मान लीजिए ये है डी। तो डी को थोड़ा बाहर की तरफ लिख देते हैं। और अब इसमें जब हम इसके विकिरणों को मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 त्रिभुज बन जाएंगे, त्रिभुज ए, डी, सी प्लस त्रिभुज बी, डी, सी। तो यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों के कोणों का योग होगा 180 जमा 180। तो आप पाएंगे इसका उत्तर भी क्या होगा, 360। तो चाहे वो उत्तल चतुर्भुज उत्तल हो या अवतल हो, दोनों ही केस में क्या है, ये हमारा जो गुणधर्म है वो लागू होगा। और गुणधर्म क्या है, गुणधर्म है कि दोनों का योगफल 360 डिग्री होगा। तो चलिए अगला सवाल नंबर 4 है, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारे पास आकृति, एक टेबल दी हुई है जिसमें आकृति दी हुई है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है और षटभुज है। इन सभी को क्या है, त्रिभुजों में बांटा गया है। तो त्रिभुज जो आकृति पहली है, जो त्रिभुज है, इसमें तो एक ही त्रिभुज बनेगा। जो दूसरी जो चतुर्भुज है, इसमें 2 त्रिभुज बन गए, तीसरी में 3 और चौथी में 4 चतुर्भुज बन गए हैं। इसमें भुजाएं दे रखी हैं 3, 4, 5, 6 और कोणों का योगफल दे रखा है 180, 2 गुणा 180, 3 गुणा 180, 4 गुणा 180। तो यहाँ पे है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो, 7। तो हमारे पास 7 भुजाओं वाले क्या है, एक बहुभुज बनाना है। तो हम एक 7 भुजाओं वाला बहुभुज बनाते हैं। मान लीजिए ये एक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे ये क्या है, एक सप्तभुज हो गया, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। यहाँ पे अब हम क्या है, इसको त्रिभुजों में क्या है, बांटना है। यहाँ पे त्रिभुजों में बांटिए, तो हम इसको क्या है, त्रिभुजों में बांट लेते हैं। मान लीजिए ये पहला त्रिभुज हो गया है, ये दूसरा त्रिभुज हो गया है, ये तीसरा त्रिभुज हो गया और ये चौथा और ये पांचवा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ पे 5 त्रिभुज बन गए हैं इसमें। तो सप्तभुज में कितने त्रिभुज बनते हैं, 5। तो हम क्या है, इसमें 5 त्रिभुज बना लिए हैं। तो 5 गुणा, यहाँ पे एक त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण होता है, जो अंतः कोण होते हैं एक त्रिभुज के, उसके कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे 5 गुणा 180 तो बराबर कितना आएगा, 900 डिग्री। तो यहाँ पे जो अंतः कोणों के योग हो जाएगा 900 डिग्री। जो एक सप्तभुज है उसके अंतः कोणों का योग होगा 900 डिग्री। तो यहाँ पे हम जांच भी सकते हैं कि जो हमारे पास जो कोणों का योगफल है यहाँ पे दे रखा है, तो हम इसको, क्योंकि इसमें 7 भुजाएं हैं और हमने 5 से गुणा किया है, तो 7 घटा 2 गुणा 180। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 है तो उसको हम 7 घटा 2 भी लिख सकते हैं और गुणा 180, ये जो 180 से गुणा है तो हम 180 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार जो हमारा अगला जो चित्र है वो बन जाएगा। जो अगली आकृति है यहाँ पे एक हम सप्तभुज बना देंगे, ये एक सप्तभुज बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 5 गुणा 180 या फिर बराबर 7 घटा 2 गुणा 180। तो इस प्रकार हमारी अगली आकृति आ जाएगी। अगला है अष्टभुज, 8 भुजाओं वाला। तो आप इसमें क्या है, 8 भुजाओं की एक आकृति बनाएंगे।
और जो 8 भुजाओं की आकृति है उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, आप देखेंगे कि उसमें हम ये कोई एक अष्टभुज बना रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पे ABCDEFG और H, तो ये इसके शीर्ष हैं। जब हम किसी एक शीर्ष से क्या है, कोई भी एक शीर्ष ले लीजिए, मान लीजिए C लेंगे, तो यहाँ पे जो पहला त्रिभुज बन गया, उसके बाद ये दूसरा त्रिभुज बना, उसके बाद ये तीसरा बना, और ये चौथा, और ये पांचवा, और ये रह गया छठा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे जो अष्टभुज होते हैं उसमें कितने त्रिभुज बन गए, 6। तो 6 त्रिभुज को क्या है, हम 180 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री क्या होता है, एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो हमने 6 से गुणा कर दिया क्योंकि इसमें 6 त्रिभुज हैं। तो हमारे पास जो देख सकते हैं जो आकृति है, ये जो टेबल दे रखी है उसके तरह ही बन गया है। और 6 को हम 8 घटा 2 भी लिख सकते हैं और गुणा 180। तो यहाँ पे जो त्रिभुज के जो कोणों का योग हो जाएगा, इसको हम जब गुणा करेंगे तो 1080 डिग्री आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो 10 जिसकी भुजाएं हैं उसमें कितने त्रिभुज होंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें जब हमने 8 जब 7 भुजाएं थी तब त्रिभुज बने 5, 8 भुजाएं थी तब बने 6। तो 10 में जब भुजाएं होंगी तो कितने होंगे, 10 घटा 2, क्योंकि सब में 2 घटाने से हमें त्रिभुज मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8। तो इसी प्रकार जब n भुजाएं होंगी, ये क्या है, n के रूप में निकालना है, तो n के लिए हमारे पास निकल जाएगा n घटा 2 और हम उसको गुणा कर देंगे 180 से। तो हमारे पास क्या है, इसके कोणों का योग आ जाएगा। और n क्या है, एक प्राकृत संख्याओं का को दर्शा रहा है। n क्या है, प्राकृत संख्याएं दर्शा रहा है, कोई एक प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ पे हम कुछ भी रखेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जितना रख सकते हैं उतना रखेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। तो हमें क्या है, उसके कोणों का योग मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो चौथा सवाल है वो पूरा हुआ। अब हमारा सवाल है सवाल नंबर 5, सम बहुभुज क्या है। सम मतलब समान, बहुभुज मतलब जिसकी भुजाएं कई भुजाएं हों। तो ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं समान हो। तो यहाँ पे हमें क्या है, इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि सम बहुभुज एक ऐसा वक्र होता है जो कि रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ हो, और जो वक्र है वो क्या हो, सरल और बंद हो। तो हम इसको ऐसे परिभाषित करेंगे, समान रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र समबहुभुज कहलाता है। तो इसकी जो परिभाषा है सवाल नंबर 5, उसकी परिभाषा हो जाएगी, समान रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र समबहुभुज कहलाता है। तो यहाँ पे अगला है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। जो जिसकी 3 भुजाएं हो समान, जो ये क्या है, इसकी भुजाएं क्या है, समान है और 3 भुजाएं हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि जिसकी 3 भुजाएं हैं वो क्या होगा, त्रिभुज होगा। और क्योंकि इसकी भुजाएं समान हैं इसलिए ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला जो है वो है 4 भुजाएं, जिसकी 4 समान भुजाएं हो। तो जिसकी 4 समान भुजाएं हो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्ग। वो क्या कहलाएगा, वर्ग। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, सम चतुर्भुज। चतुर्भुज, यहाँ पे इसको हम सम चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो समान हैं। और एक वर्ग होता है, उसकी भी चारों भुजाएं क्या हैं, समान होती हैं, इसलिए इसको वर्ग भी बोल सकते हैं और सम चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि कोणों का के बारे में क्या है, इन्होंने नहीं बताया है कि कोण भी समान हो, क्योंकि वर्ग में क्या है, सभी कोण समान होते हैं और जो सभी कोण है वो 90 डिग्री के होते हैं। इसलिए इसने वर्ग के बारे में हम नहीं लिखेंगे, इसको क्या है, समचतुर्भुज ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोणों को नहीं दर्शाया गया है, कोणों के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। तो इसलिए ये क्या है, समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज क्या है, इस आकृति का भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोण जो हैं वो आमने सामने के कोण बराबर हैं, लेकिन क्या है, सभी कोण बराबर नहीं है, चारों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन आमने सामने के कोण बराबर हैं। लेकिन जो भुजाएं हैं वो चारों क्या हैं, समान है। तो इसलिए क्या है, ये एक समचतुर्भुज होगा। तो इसको हम, जिसकी 4 भुजाएं समान है उसको समचतुर्भुज कह देंगे। यहाँ पे
छह भुजाएं हों, तो जिसकी छह भुजाएं समान हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे समषड्भुज। क्या कहेंगे, समषड्भुज। यहाँ पे कहेंगे समषड्भुज, समषड्भुज कहेंगे जिसकी छह भुजाएं समान हो। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है कि जो पहला है सवाल नंबर 6 का ए, उसमें कुछ चतुर्भुज दे रखा है। मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसमें तीन जो कोण है, कोण ए बराबर है 50 डिग्री, और कोण डी बराबर है 130 डिग्री, कोण सी बराबर है 120 डिग्री। लेकिन कोण जो बी है वो कितना है, एक्स। तो ए बी सी का मान हमें दिया हुआ है और जो कोण बी है उसका मान निकालना है। तो हमने पिछले जो सवाल थे उसमें देखा था एक चतुर्भुज के जो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जो चतुर्भुज ए बी सी डी के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी बराबर होगा 360। और जब ये 360 होगा तो कोण ए का मान है 50, इसलिए 50 डिग्री जमा कोण बी एक्स है, और कोण सी है 120 डिग्री जमा कोण कोण डी का मान है 130 डिग्री, तो बराबर होगा 360। तो इसका मतलब क्या होगा, हम x जमा 50, 120 और 130 को क्या है जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 120 जमा 130 250 और 50 ये, तो कितने हो गए 300। यहाँ पे 300 जमा 360, तो x बराबर होगा 360 माइनस 300, क्योंकि ये जो ये बराबर का निशान है यहाँ पे ये बराबर का निशान है। और जब 300 इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ जाएगा, जो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो निशान बदल जाएगा, और जब निशान बदलेगा तो ये माइनस का 300 हो जाएगा। तो 360 में से 300 गए तो कितने बचेंगे, 60। तो जो कोण x है उसका मान आ गया 60। तो इस प्रकार जो कोण x है उसका मान आ गया, ये जो कोण x है इसको, ये कितना आ गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 का दूसरा। यहाँ पे हमें ये जो इस प्रकार जो आकृति दिखाई गई है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि ये जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री का है। और हमें पता है कि जो रेखिक जो कोण है, रेखिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि कोई भी एक रेखा है, यदि कोई एक रेखाखंड है या रेखा है, उस पर कोई एक बिंदु है और उस बिंदु से कोई अन्य एक रेखाखंड है, तो जो रेखाखंड के जो दोनों तरफ जो कोण बनते हैं, ये कोण 1 और ये कोण 2, तो इनका जो कोण 1 जमा कोण 2 उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक सीधी रेखा है, और हमें पता है कि हम जब किसी भी चीज़ के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं तो हम कितना कोण बनाते हैं, हम 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। जैसे एक घड़ी है, घड़ी की सुई जब 12 से शुरू होके और पूरा घूम के ऐसे वापस 12 पे आ जाएगी, मतलब 1 घंटे में वो जब जो घंटे वाला जो सुई है वो पूरा एक चक्कर लगाएगी, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो बनाएगी 360 डिग्री का। तो इस प्रकार जब वो सुई 6 पे आती है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। तो ये क्या है, उसको बोलते हैं रेखिक कोण। तो रेखिक कोणों का योग 180 डिग्री है, और यहाँ पे ये जो कोण है इसका मान क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, समकोण है। इस प्रकार जो आकृति होती है ऐसे, उसको हम समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण। और समकोण का मतलब होता है, समकोण होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जब ये आकृति ऐसे सीधी है, ये एक सीधी रेखा है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का है, तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस 90। तो 180 में जब हम 90 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 90 डिग्री। तो ये भी एक क्या है, समकोण आ जाएगा। तो अब हम क्या है, ये जो चतुर्भुज है इसमें हमारे पास 3 कोणों का योग आ गया। चौथे कोण का योग हम निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने जो छठा सवाल ए था उसमें निकाला था, जो 3 कोण दे रखे थे, एक का मान निकालना था। अब हमारे पास 3 कोण आ गए हैं, तो हम x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री में इन सभी को घटा देंगे, तो हमारे पास जो चौथा कोण है x, उसका मान आ जाएगा। तो ये आप खुद करना। अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 7।
यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 6 का सी भी है। तो जो सवाल नंबर 6 का सी है उसमें क्या है, एक्स का मान निकालना है। और यहाँ पे एक्स के सामने क्या है, दो वक्र दिए हुए हैं। तो दो वक्र दिए हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों जो एंगल हैं या दोनों जो कोण हैं वो क्या है, समान है। तो ये भी क्या है, बराबर है इस कोण के। तो ये कोण मान लीजिए एक है, तो ये और ये दो है, तो कोण एक और कोण दो क्या है, बराबर है। तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये इसका जो आधार है, जो ये वाला रेखा रेखा है, और यहाँ पे ये 70 डिग्री का कोण है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है। तो हमें इस कोण का मान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि ये एक रेखिक कोण है। तो यहाँ पे एक रेखा के ऊपर जब कोई अन्य रेखाखंड क्या है, उस रेखा को किसी बिंदु पे काटता है, तो इसके जो रेखाखंड के जो दोनों तरफ जो कोण बनते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो हम क्या है 180 में से 70 डिग्री घटाएंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। और इसी प्रकार यहाँ पे ये जो कोण है इसका मान हो जाएगा 180 माइनस 160, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार अब हमारे पास क्या है, ये जो पंचभुज है, यहाँ पे 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे 5 भुजाएं हैं और हमें पता है कि पंचभुज जो होती है उसके कोणों का योग कितना होता है, 3 गुणा 180। 3 क्यों, क्योंकि हमने जो सवाल नंबर 4 उसमें आकृति देखी थी, उसमें दिया गया था कि जितनी भुजाएं होंगी उसमें से 2 घटा देंगे। तो यहाँ पे 5 भुजाएं हैं, तो 2 घटाने के बाद बच गया 3। तो 3 को क्या है 180 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कितना होगा, 540। तो हमारे पास 540 जो है इसके कुल अंतः कोणों का योग आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और x, तो 2x हो जाएंगे, x जमा x, 2x जमा 110 डिग्री जमा 120 डिग्री, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और ये दोनों कोण हो गए 2x और प्लस 30, वो कितना होगा 540। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 540 हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, 2x जमा 110 जमा 120 जमा 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों 120 और 30 कितना होगा 150, 150 और 110 260। तो ये कितना हो गया है 260 डिग्री बराबर 540। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2x बराबर 540 घटा 260, क्योंकि ये बराबर के दूसरी तरफ आ गया तो इसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसमें से ये हम घटाएंगे तो ये 280 बचेगा, 280। और इस प्रकार जो है 2x बराबर 280, तो x बराबर क्या होगा 280 बटे 2, क्योंकि यहाँ पे ये 2 गुणा में था तो यहाँ पे बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये कितना होगा 140। तो x का मान आ गया 140 डिग्री। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6 का डी। यहाँ पे हमारे पास एक आकृति दे रखी है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक पंचभुज है। तो पंचभुज है और इसमें हमें ये दे रखा है कि जो इसके जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। ये जो इस प्रकार दो जो कट के निशान हैं, जो ये ऐसे मार्किंग है कट वाली, इसका मतलब ये होता है कि ये भुजाएं आपस में समान हैं। तो ये क्या है, समपंचभुज है। समपंचभुज में क्या है, सभी भुजाएं समान हैं और इसके जो कोण हैं, ये जो कोण हैं वो भी क्या है, बराबर हैं, सभी क्या है एक्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स जमा एक्स जमा एक्स जमा एक्स, तो मतलब 5x, 5x इसके कोणों का योग हो गया। और हमें पता है कि एक पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है, एक पंचभुज के कोणों का योग होता है 3 गुणा 180 डिग्री बराबर 540। तो x बराबर क्या होगा 540 बटे 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 एकम 5, 0 और 5 अंठे 40। तो आप देख सकते हैं 108 डिग्री जो है वो x का मान आ जाएगा। तो इसलिए इसमें सभी कोणों का जो मान क्या है 180 डिग्री आ जाएगा, सभी कोण क्या है समान होंगे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 का ए है, x जमा वाई जमा जेड का मान ज्ञात करना है। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि जो z है वो 30 डिग्री का है, सॉरी z का जो दूसरे तरफ का जो एक त्रिभुज बना हुआ है इसमें जो कोण है वो 30 डिग्री का है, एक जो कोण है वो 90 डिग्री का है, और ये कोण हमें ज्ञात नहीं है। तो हमें पता है कि ये क्या है, एक समकोण है। ये हम मान लीजिए ए बी सी, तो ये जो एक त्रिभुज बना ए बी सी, यहाँ पे 3 रेखाखंड हैं। रेखाखंड कौन कौन से रेखाखंड हैं, ए बी, बी सी और सी ए।
हमेशा याद रखना, जो रेखाखंड जहाँ से प्रारंभ होता है उसका नाम वहीं से लिखा जाता है। तो ये ए से लिखा गया है, ये ए से प्रारंभ था और ये ऐसे गया है, तो ये ए से शुरू हुआ और बी से खत्म हुआ, तो ये ए बी हो गया। यहाँ पे बी से शुरू हुआ और सी की तरफ गया, तो ये बी सी हो गया। और यहाँ पे ये सी से शुरू हुआ है और ए की तरफ गया है, तो ये क्या है, सी ए। तो ये हमारे पास तीन रेखाखंड हैं। जब ये तीनों रेखाखंड आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ पे एक आकृति बनती है, वो बनती है एक त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज का नाम हमारे पास आ गया ए बी सी। तो अब हम क्या है देख सकते हैं कि इसमें जो एक कोण है वो कितना है, 90 डिग्री का है, और त्रिभुज में दूसरा कोण है वो 30 डिग्री का है। तो इस प्रकार हमें पता है कि त्रिभुज के जो त्रिभुज ए बी सी है के अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो हमारे पास एक कोण है 30, एक कोण है 90, और जो तीसरा कोण है मान लीजिए वो हमें ज्ञात नहीं है, तो कोण जो सी है उसको जोड़ देंगे। यहाँ पे तीनों का जोड़ कितना होगा, 180। तो 90 जमा 30 तो कितने हो गए, 120 जमा कोण सी बराबर 180। तो यहाँ पे कोण सी बराबर क्या होगा, 180 घटा 120। तो हम जब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60। तो यहाँ पे जो कोण है वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया है। अब हमारे पास जो y के जो बिल्कुल अपोजिट जो कोण है उसको हम क्या है, 60 डिग्री हमारे पास आ गया है। अब हमें पता है कि जो रेखिक कोणों का योग कितना होता है, रेखिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमें पता है। ये बात हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ी थी। तो इस प्रकार जो यहाँ पे कोण 60 जमा कोण y, ये जो y है 60 और ये y, इसके कोणों का योग कितना होगा, 180। तो यहाँ पे कोण y का मान हमारे पास आ जाएगा 180 घटा 60। तो इस प्रकार जो है y का मान होगा 180 घटा 60, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, ये होगा 120 डिग्री। इसी प्रकार हम कोण z का मान निकाल सकते हैं और कोण x का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये 90 है तो ये 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, और ये 180 माइनस 30 तो ये कितना होगा, 150। तो इस प्रकार हम x y और z का मान निकाल लेंगे। और अब हमें ज्ञात करना है x जमा वाई जमा z। तो हम क्या है, तीनों कोणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक कोण है 150 जमा ये आ गया 90 जमा ये कितना है 60। तो इसके जो तीनों कोणों का योग करेंगे तो कितना होगा, 150 जमा 90 240 जमा 60, तो कितना होगा 300। तो यहाँ पे क्या है, तीनों का जो योग होगा वो क्या होगा, 300। अगला सवाल जो बी है उसमें x जमा वाई जमा जेड जमा डब्लू का मान ज्ञात करना है। वो भी हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक चतुर्भुज बन गया। मान लीजिए ये एक रेखाखंड है ए बी सी डी, ये क्या है, रेखाखंड है जो कि आपस में बिंदु ए बी सी और डी पर क्या है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी। जब ये एक चतुर्भुज बनेगा तो चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 में जब हम ये वाला 60 80 और 120 घटाएंगे तो ये वाला जो कोण है हमें मिल जाएगा। अब ये जब कोण मिलेगा तो हमें क्या है, 180 में से क्या है, ये वाला घटा देंगे तो इसका मान आएगा, क्योंकि ये एक रेखिक कोण हो जाएंगे। और इसी प्रकार ये वाली जो रेखा है यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 180 घटा 120, यहाँ पे इसको 120 को घटा देंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे y का मान भी सेम, ये एक रेखिक कोण हो जाएगा। यहाँ पे 180 माइनस 80 तो ये होगा 100 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 180 जमा घटा 60 तो कितने हो जाएंगे, ये 120 डिग्री का हो जाएगा। और W का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा 360 घटा 120, तो ये कितना बचेगा, 240। 240 में से 80 गए तो कितने बचेंगे, 160। 160 में से 60 गए तो कितने बचेंगे, 100। तो इस प्रकार इस कोण का मान आ जाएगा 100 डिग्री। और 100 में से 180 में से 100 घटाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक रेखिक कोण बन जाएगा। और रेखिक कोण क्या है, एक में से 100 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 80। तो इस प्रकार अब हम क्या है, 80 जमा 120 जमा 100 जमा 60, इन चारों को जोड़ देंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा। तो आज की जो हमारी प्रश्नावली 3.1 यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।